अस्सलामुअलैकुम राइजर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूरल नेटवर्क से रेलिवेंट है। कल की क्लास में हमने देखा था डीप लर्निंग बेसिकली क्या होती है और मशीन लर्निंग को रेप्लिकेट कैसे किया मशीन डीप लर्निंग ने, और क्यों इम्पोर्टेंट है डीप लर्निंग ना। तो आज हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर कि हम लेट्स सपोज अगर कोई इमेज रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं तो हम डीप लर्निंग को यूज़ करते हुए वो किस तरह से कर सकते हैं, या फिर हम एआई सिस्टम्स को यूज़ करते हुए वो किस तरह से करते हैं। तो वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो इमेज रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके पास क्या होता है, कुछ इमेजेस होती हैं। जैसे अगर हम इमेज रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट हमारे ये जो फेस लॉक्स होते हैं इसमें भी हो रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे सिक्योरिटी कैमराज होते हैं, स्मार्ट कैमराज, जिसमें हम अपना जो है वो फेस लॉक लगा सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, उसको चेकआउट करने के लिए हम इमेज रिकॉग्निशन, और भी काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पर्सन टू पर्सन। आप अगर किसी एनिमल को, या फिर आप अगर देखिए सेल्फ ड्राइविंग कार जो होती है उसमें इमेज रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूज़ हो रहा होता है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि बेसिकली सिग्नल इस टाइम पे क्या जो है शो कर रहा है, रेड है, लाइट ग्रीन है, या फिर येलो है। या फिर आप देख रहे होते हैं कि ट्रैफिक साइंस जो होते हैं साइड बोर्ड पे लगे हुए कि यहाँ पर गाड़ी पार्क करनी है नहीं करनी, या जो भी उसके साइंस होते हैं। उसके अलावा इमेज रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है जैसे जो है वो पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पर्सन जो है वो हैप्पी है या सैड है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम एक छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं इमेज रिकॉग्निशन की कि हमारे पास कुछ डॉग्स की इमेजेस हैं, ठीक है। उसके ऊपर हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अप्लाई किया और उसने क्या किया, उसने न्यू इमेजेस जनरेट करके दी, और उसकी बेसिस पे उसने क्या किया, आइडेंटिफाई कर दिया कि ये डॉग है या नहीं। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि बेसिकली डीप लर्निंग का बेसिक पर्पस जो था वो यही था कि आपके पास कुछ इमेजेस होती हैं, तो आपको डीप लर्निंग जो क्या करता है वो फीचर इंजीनियरिंग खुद से करता है। आप देखिए उसने इन इमेजेस को लिया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से पास किया और उसमें से फीचर्स आइडेंटिफाई किए, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसने न्यू इमेजेस भी जनरेट की। जैसे आप देखें कि चैट जीपीटी पे आपको इमेज देते हैं तो उसको आप कह सकते हैं कि एज अ रेफरेंस मुझे न्यू इमेज जनरेट करके दे। तो यहाँ पर वो इसने वो कॉन्सेप्ट भी किया कि उसने कुछ इमेजेस दी, इमेज रिकॉग्नाइज करते हुए उसने क्या किया, उसने न्यू इमेजेस जनरेट कर दी, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे उसने फिर आइडेंटिफाई किया कि डॉग्स कौन से हैं इसमें, या फिर कैट्स या रैबिट्स कौन से हैं, ठीक है। तो हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो होता है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास देखें ट्रेनिंग डाटा है, लेट्स सपोज, ठीक है। हमने डॉग की उसको पिक्चर्स दे दिए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर से वो पास हुआ। फीचर डीप लर्निंग क्या करी होती है, उसमें से उसके फीचर एक्सट्रैक्ट करी होती है। अब देखिए उसमें से उसने क्या किया, डॉग के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। अब अगर एक डॉग को आइडेंटिफाई करने के लिए या एक एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, अब उसकी बॉडी इतनी नहीं इंपॉर्टेंस रखती, क्योंकि कभी डॉग्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, कभी वो छोटे पपी टाइप होते हैं, कभी कुछ शेप्स के होते हैं। तो जो बेसिक आप कह लें कि मैटर करती है ना चीज़, वो आप अगर एक ह्यूमन एक चीज़ को देखता है तो सबसे पहले वो कैसे आइडेंटिफाई करता है, उसके ईयर्स देखेगा, उसके जो है वो आईज देखेगा, नोज़ देखेगा, उसकी जो टेल है, फिर उसके लेग्स, फिर उसकी बॉडी की तरफ, बॉडी के भी कुछ पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो फिर वो कर सकता है कि अच्छा ये बेसिकली क्या है। क्योंकि आपने अभी आजकल देखा होगा कि हमारे पास जो कैट्स होती हैं, ये डॉग्स होते हैं, ये जो बिल्कुल पपी छोटे से होते हैं, यहाँ पे किटीज होती हैं, ये दिखने में बिल्कुल सेम एज इट इज़ लग रही होती है। अगर ह्यूमन इसको देख के कन्फ्यूज हो जाता है तो फिर मशीन क्यों नहीं। तो मशीन कैसे आइडेंटिफाई करती है, मशीन सिर्फ उसको ये आइडेंटिफाई नहीं करती कि इसका शेप क्या है, इसकी साइज़ क्या है, बल्कि वो हर एक छोटा फीचर, जैसे आइज़, आप देखेंगे कि जो डॉग्स होते हैं उनकी आइज़ हमेशा गोल होती हैं, लेकिन जो कैट्स होती हैं उनकी आइज़ थोड़ी सी इस तरह से इस शेप में बनी होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो क्या करता है, ये डीप लर्निंग जो है खुद से एनालाइज। अब अगर हम मशीन लर्निंग यहाँ यूज़ करते हैं तो हम उसे बताते कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से, कोई अगर फीचर हमसे मिस हो जाता तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करवाता। लेकिन जो पर्सन खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा होता है एक टॉपिक को लेके, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, या जिसको बताया गया, जितना समझाया गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जिसने खुद से स्टडी किया है, सेल्फ स्टडी करके उसने हर चीज़ को ऑब्जर्व किया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसमें वही बात है कि फ़ायदा भी है
क्योंकि अगर लेट्स सपोज हमने ये इमेज एक मशीन लर्निंग के मॉडल को दिए तो वो सब फीचर्स को देखेगा जो कि इंपॉर्टेंट नहीं भी रखते। ये जो वाइट है ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बस ये इस डॉग के अंदर जो इसके आईज शेप्स या इसके ईयर्स हैं वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इसको क्या करना होता है, वो डीप लर्निंग खुद से इस फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करती है और फिर आइडेंटिफाई करती है कि ये बेसिकली जो है वो डॉग है या कैट है। ठीक है, अब उसने फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, हम टेस्ट डाटा उसको देंगे, वो भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से पास होगा और उसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये डॉग है या कैट है। ठीक है, जैसे कल मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हम फीचर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं और सारा कॉन्सेप्ट। तो आज का बेसिक हमारा स्टार्ट हम यही करेंगे कि बेसिकली हमने कल देखा था कि डीप लर्निंग क्या होती है, हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस। आज का जो पर्पज़ है वो है न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर, एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर और न्यूरल नेटवर्क्स किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो हमने कल भी देखा था कि जो डीप लर्निंग का सारा कॉन्सेप्ट है वो 1956 से चलता आ रहा है, लेकिन उसमें क्या इश्यूज थे और क्या चीज़ें थी जो मिसिंग थी और उसको फुलफिल करके 2012 में 2012 में इसको प्रॉपर लेकर आए। उसके बाद से जो भी देखें आप एआई में कितनी इनोवेशंस होती रही हैं। उससे पहले अगर 2012 से पहले देखें तो बहुत कम सिस्टम्स थे जो कि एआई बेस्ड होते थे, बहुत सालों बाद एक और वो भी कम इंटेलिजेंट लेवल पे। ठीक है, लेकिन जब से डीप लर्निंग आई है तो इसने किस तरह से हर चीज़ को जो है वो ऑटोमेट कर दिया। तो अगर हम देखें न्यूरल नेटवर्क, आप को ये आइडिया दे सकूं कि बेसिकली जो ब्रेन होता है ना वो किसके ऊपर हमारा जो ब्रेन वर्क कर रहा होता है वो एक न्यूरल सिस्टम होता है हमारे ब्रेन में। ठीक है, और उसमें क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो इसी तरह से, ये जैसे ये आपको इमेज नज़र आ रही है ना, अगर तो यहाँ पर कोई बायोलॉजी का पर्सन है तो उसको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर कोई नहीं है तो वो बेसिकली क्या होता है, इस तरह से हमारा एक ब्रेन के अंदर आप कह लें कि एक न्यूरॉन होता है, इस तरह से मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं, ये सिर्फ एक न्यूरॉन की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो इस न्यूरॉन में क्या होता है, डेंड्राइट होते हैं। डेंड्राइट क्या करते हैं, सिग्नल्स को इनपुट देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको हम कह सकते हैं कि इनपुट दे रहे हैं, उसके बाद सेल न्यूक्लियस जो है इसको प्रोसेस करता है। ठीक है, एक्सॉन क्या करते हैं, एक्सॉन बेसिकली इसको जो है वो फर्दर आगे आप कह लें कि प्रोसेस करके नेक्स्ट जो है न्यूरॉन के पास भेजते हैं। और सिनॉप्सिस बेसिकली क्या करता है, उसमें से आने वाले एक्सॉन्स जो हैं कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं और किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है वो सिनॉप्सिस बेसिकली जो है वो कर रहा होता है। तो ये सिंपली आप कह लें कि ब्रेन का एक कॉन्सेप्ट है। हम इसको आगे जाके जब देखेंगे तो न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं ना, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हम पीछे बात कर रहे थे ANNs, वो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, किस तरह से होते हैं ये देखिए, हमने कहा था कि हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं जो इनपुट दे रहे होते हैं। आपकी बॉडी से कोई भी सेंस लेने के बाद उसने इनपुट दी, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हम उसको प्रोसेस करते हैं जो कि ये न्यूरॉन है हमारे पास। लेकिन अब हमने उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है ये सिनैप्सिस हमें बता रहा होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसके साथ कुछ वेट्स को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको क्या वेट देना है, इस इनपुट को कितना वेट देना है, इस इनपुट को कितना वेट देना है और इस इनपुट को कितना वेट देना है। उसके बाद क्या होता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है और ये क्या करता है, न्यूरॉन में प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद एक्सॉन क्या करता है, इसको आगे ट्रांसफर कर देता है। अब ये जो आउटपुट है ये अगले न्यूरॉन के लिए क्या बन जाती है, इनपुट बन जाती है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था पीछे वो ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क का था, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, जिसको हम आप कह लें कि जिसकी बेसिस पे पूरी डीप लर्निंग जो है वो एग्जिस्ट करी है। और इसको इस तरह से प्रोसेस करने के बाद अब देखिए इसने हर एक फीचर, अब ये जो XY X1 X2 XN है ना, ये बेसिकली हमारे पास फीचर्स हैं। ठीक है, और इसके पीछे भी स्टोरी होती है, आगे जाके हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से न्यूरल नेटवर्क्स की टाइप्स हैं। यहाँ पर सिर्फ अभी इतनी सी बात करें, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कहीं से इनपुट आ रही है, लेकिन ये इनपुट कैसे आती है, कैसे फीचर एक्सट्रैक्ट करता है, वो हम आगे जाके इसको देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर कि हमारे पास एक इनपुट आई है, हमने इसको वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, हर इनपुट को वेट दिया है कि इसकी कितनी वेटेज है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। इसके इंपॉर्टेंस के साथ हमने इसका प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, इसने आगे जो है वो ट्रांसफ़र किया और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ वेट्स होते हैं। ठीक है, हमेशा आप याद रखिए कि जब भी आपने क्या करना होता है, ये अब हमारे पास इनपुट है ना इस एक वाई के लिए, तो इसके साथ हमने देखना है कि इसमें जो हमारे पास इनपुट्स हैं उसको हमने वाई के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है।
तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होते हैं, वेट्स होते हैं कुछ। वेट्स का सिंपली मतलब यही है कि हमने कितनी इंपॉर्टेंस देनी है एक न्यूरॉन को, ठीक है। ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, और ये इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल न्यूरॉन्स हो गए। अभी इन्होंने एक सिर्फ शो किया हुआ है। बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क न्यूरॉन्स और जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर मैंने आप लोग को जो है वो अंडरस्टैंड करवा देती हूँ कि बेसिकली जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या होता है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में वो डेंड्राइट्स इनपुट लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है। उसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में इनपुट्स कहते हैं। उसके बाद जो सेल न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोसेस करता है इस चीज़ को, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। ये देखें, ये नोड्स है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, ठीक है। इनको हम, ये भी न्यूरॉन जो है ये नोड्स है। उसके बाद सिनाप्सिस जो होता है, ये क्या कर रहा होता है, ये इंपॉर्टेंस बता रहा होता है कि कितनी किसको कितनी इंपॉर्टेंट देनी है, किस सिग्नल को कहाँ पर भेजना है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास वेट्स होते हैं। और एक्सॉन बेसिकली क्या होता है, हमारे पास आउटपुट होती है। आप देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, इनको प्रोसेस किया, इसको इंपॉर्टेंस दी, इस वाले नोड्स को किसके साथ इंपॉर्टेंस, और ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब ये जो आउटपुट है, जो एक्सॉन है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आपको अब समझ आई होप आ गया होगा कि किस तरह से इन्होंने रेप्लिकेट किया चीज़ को और क्यों इस तरह से किया। क्योंकि एक चीज़ जब डिफरेंट जगह से प्रोसेस होके फिल्टर आउट होके जाती है, वो ज़्यादा आप कह लें कि बेनिफिशियल होती है। और यहाँ पर जो वेट्स का कॉन्सेप्ट है, जो इम्पोर्टेंस का कॉन्सेप्ट है, वो भी कितना अच्छा है कि लाइक हमने हर फीचर को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाया कि डॉग की बॉडी को अगर हम इम्पोर्टेंट देने लगेंगे तो हो सकता है कि कोई डॉग्स हमारे पास बहुत हेल्दी हों, बड़े हों, कोई बहुत छोटे हों, पपीज़ हों। तो हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे होते हैं कि किन फीचर्स को आपने इम्पोर्टेंस देनी है और किन फीचर्स को आपने इम्पोर्टेंस नहीं देनी। लेकिन मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं होता। मशीन लर्निंग में सब फीचर्स को एक जैसी इंपॉर्टेंस दी जा रही होती है, वो सबको लेता है, उसको प्रोसेस करता है। इसीलिए मशीन लर्निंग से ज़्यादा डीप लर्निंग के जो आप कह लें कि रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आते हैं। अगर आप लोग खुद से भी इसको ट्राई करें, कोई डीप न्यूरल नेटवर्क का जो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो एक प्रॉपर ट्रेन करेंगे मॉडल उसको, और उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप मशीन लर्निंग से करने की कोशिश करें और आपको कंपैरिजन करके देखें तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि डीप लर्निंग क्यों जो है वो ज़्यादा बेटर काम करती है एज कंपैरेटिवली मशीन लर्निंग। तो यहाँ पर देखें, यही हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये इनपुट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मैथमेटिकली बताया है, पहले हम बता रहे थे कि बेसिकली किस तरह से काम कर रहा था। तो यहाँ पर जो होता है ना, जो हमारे पास इनपुट्स होती हैं और जो वेट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनके साथ एक आप कह लें कि 22 ऐड किया जाता है, ठीक है। 22 आप कह सकते हैं कि एक एडिशनल एक वैल्यू ऐड की जाती है ताकि वो बैलेंस आउट रह सके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इनपुट्स आ रही होती हैं उसको हम वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस क्या करते हैं, बी को प्लस कर देते हैं। ये सब वैल्यूज़ आपको दी हुई होती हैं, ठीक है। आपने इसको इनिशियली अगर लेट सपोज ट्राई करना होता है तो आप 0 से कर सकते हैं या रैंडम वैल्यू से कर सकते हैं कि आपने इसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। क्योंकि न्यूरल नेटवर्क का मैंने आपको बताया था कि ये एक दफ़ा फॉरवर्ड जाता है और देन ये बैकवर्ड आता है। तो अगर आपने कोई वेट्स रैंडम या बाइसेस रैंडम उठाई होंगी तो वो क्या करेगा, पहली दफ़ा में हो सकता है उसके रिजल्ट्स अच्छे ना आए, वो बैक प्रोपोगेट करेगा और वो बैक प्रोपोगेट जब कर रहा होता है तो इन्हीं चीज़ों को अपडेट करता है, ऑटोमेटिकली खुद से अपडेट करता है, ठीक है। कि पहले रिजल्ट्स इस तरह से आ रहे थे, नहीं ये इस तरह से नहीं अच्छे, इनको चेंज करना चाहिए, तो वो फिर इनको चेंज करता है और फिर दोबारा से फॉरवर्ड करता है। फिर अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते फिर बैकवर्ड करता है और फिर इनको अपडेट करता है। तो जब तक ये वेट्स बिल्कुल अच्छे से इनिशियलाइज नहीं हो सकते, हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं आ जाते, हमारा एरर रेट कम नहीं हो जाता, तब तक न्यूरल नेटवर्क इसी तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस करता जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हम जो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं बेसिकली वो ये ऐसे हो रही होती है कि x जो है, जो इनपुट्स हैं वो w के साथ वेट्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं और फिर जो है वो 22 ऐड होता है इसके अंदर, ठीक है। एक 22नेस ऐड करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है। एक्टिवेशन फंक्शन का मैं आप लोगों को लास्ट में भी थोड़ा सा बता पाई थी कि एक्टिवेशन फंक्शन इज बेसिकली आपने देखे वैल्यूज़ निकाली है, हो सकता है ये वैल्यूज़ 100 हो, एक वैल्यू 100 हो, एक वैल्यू 10 हो, एक वैल्यू 0.1 हो। तो अगर आप देखें तो इनके कितने डिफरेंसेस है, 10 कितना, 100 इन सबसे बड़ा है, 10 फिर 0.1 तो बिल्कुल छोटा सा।
तो हम क्या करते हैं, हम एक्टिवेशन फंक्शन लगा देते हैं, ठीक है। हम जो है वो इस तरह से करते हैं कि जो हमने प्रोसेसिंग की है ना, उसको जो है वो नेक्स्ट के लिए इनपुट भेजने से पहले मैंने आपको बताया था कि ये आपकी आउटपुट आई है, ये आउटपुट जो नेक्स्ट के लिए वो क्या बनेगी, इनपुट बनेगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इनपुट है, इसको इनपुट भेजने के लिए हम पहले क्या करते हैं, हम पहले वैल्यूज को एक, आप कह लें कि एक लाइन पे लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। कि आप जो है वो अगर ये 100, 0.1 या 1000 के उसमें है, तो ये क्या करे, इसको एक लाइन पे ले आए, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस। एक्टिवेशन फंक्शंस का सिंपल यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी अगर वैल्यूज काफ़ी जो हैं वो इस तरह से है, तो आप इसको उसमें लेकर आ जाएं एक लाइन में, ताकि अगली इनपुट के लिए आपको रिजल्ट्स एक ही फ्लो में आप लोग जा सके, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारे पास इसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम फिर वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास एक आउटपुट जनरेट होता है। तो कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस हमारे पास जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब ये देखिए एक्टिवेशन फंक्शंस की यहाँ पर मैंने साथ में डेफिनेशन भी हर चीज़ की मेंशन की है कि एक्टिवेशन फंक्शन टेक्स द वेटेड सम ऑफ इनपुट्स प्लस द बाइस। ये इसने बात की है कि वेटेड सम ऑफ इनपुट्स, ठीक है। ये जो वेटेड, इनको वेट दिया हुआ है, ठीक है, वेट से मल्टीप्लाई करें तो उसको कह रहा है वेटेड सम ऑफ इनपुट्स प्लस बाइस एज द इनपुट टू द फंक्शन एंड डिसाइड वेदर इट शुड बी डिफाइंड और नॉट, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शंस की आप कह लें कि एक डेफिनेशन है। इसमें डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, जैसे सिग्मॉइड फंक्शन होता है, थ्रेशोल्ड फंक्शन होता है, रेलू होता है, हाइपरबोलिक टेनेजर फंक्शन है, ठीक है। तो सिग्मॉइड बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं, आप कह लें कि अगर हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन हो रही है, मैंने आप लोगों को बताया था कि बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होती है, जिसमें आपके पास सिर्फ 2 क्लासेस होती हैं, तो उसके लिए आप सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ करते हो। मोस्टली केसेस में हर जगह पे रेलू ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हाइपरबोलिक टेनेज और ये जो हैं, ये बेसिकली कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं, ये मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए, जहाँ पर आपके पास क्लासेस मल्टीपल होती है, डॉग, कैट, पैरट्स, कुछ भी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ डॉग और कैट की है तो आप सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ करते हो, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस बेसिकली किस तरह से वर्क कर रहे हैं। एक्टिवेशन फंक्शंस यूज्ड फॉर मॉडल वेयर वी हैव टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी एज एन इनपुट आउटपुट, ठीक है। इट इज एग्जिस्ट टू 0 and 1। अब मैंने आपको ये बताया था कि प्रोबेबिलिटीज आप काउंट कर रहे होता है। अगर आपके पास एक वैल्यू आई है तो आप क्या करते हो, उसको प्रोबेबिलिटी उसकी कैलकुलेट करते हो कि ये बेसिकली इसकी क्या प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करी है। अगर आप नंबर्स पे जाओगे कि लेट्स सपोज 100 है, 200 है, ये 300 है, वो इस तरह से मतलब कंसिडरेशन करना मॉडल के लिए अच्छा नहीं होता ना। तो बेसिकली वो क्या करता है, वो सिग्मॉइड फंक्शंस या फिर एक्टिवेशन फंक्शंस आप कहने लगाता है, जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि बेसिकली किसकी प्रोबेबिलिटी का अगर आप लोगों को आइडिया ना हो तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होती है। लेट्स सपोज 0.9% चांसेस है कि आज बारिश होगी, ठीक है, और 0.1% चांस है कि आज बारिश नहीं होगी। तो 0.9 इज द बिगर देन द 0.1। तो इट्स मीन कि ये जो है ना, ये हमारा आज मोस्टली यही चांस है कि बारिश होगी और कम चांस है कि बारिश नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटीज इस तरह से वर्क करी होती हैं कि आपको बता रही होती हैं कि आप में इनमें से कौन सा डिसाइड करना है। तो जब आप एक आउटपुट निकल के आता है ना हमारे पास, हम वहाँ पर जो एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं तो वो हमें यही बताता है कि बेसिकली इनमें से कौन सा ये जो आउटपुट आया ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर है, ठीक है। अगर तो उसने लेट्स सपोज डॉग को 0.9 कहा है, ठीक है, कैट को उसने कहा है 0.1, तो इट्स मीन ये क्या है कि हमारे पास मोस्टली चांसेस है कि मॉडल हमें वो कहेगा कि ये डॉग क्लास से बिलोंग कर रही है पिक्चर, ठीक है। और वो उसने क्योंकि डॉग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बताई हुई है। तो ये सिंपली इस तरह से इसका फ्लो बन रहा होता है। ये क्या करता है, ये वैल्यूज़ को 0 and 1 की फॉर्म में लिया जाता है। अगर आपके पास 100, 200 की फॉर्म में वैल्यूज़ हैं तो आपको क्या करेगा, ये 0 से लेके 1 की रेंज के अंदर ले आएगा, ठीक है। इसकी बेसिस पे आप फिर डिसाइड करता है हमारा मॉडल के ये क्लास किससे बिलोंग करी है, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है। आई होप इसको इतना अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैंने फार्मूला भी बता दिया, ग्राफ भी बता दिया, तो आप इसको कर सकते हैं। लाइक ये जो होता है, ये x जो है ना हमारे पास, वो बेसिकली ये वैल्यू है, ठीक है। अगर इसको मैथमेटिकली कोई देखना चाहता है तो हमने क्या किया था, हमारे पास जो इनपुट थी, इनपुट वेटेड सम के साथ जो 22 को ऐड किया था, हम उसको क्या करते हैं, सिग्मॉइड से गुजारते हैं। तो सिग्मॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो यहाँ पर जो -x है ना, उसकी जगह पर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी।
तो 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इसकी वैल्यू, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी डिफरेंट क्लासेस की वो यहाँ पर राइट डाउन होती है। फिर उसमें से मॉडल जो है वो सिलेक्ट करता है कि कौन सी बेसिकली जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वो उसी क्लास से इमेज बिलोंग कर रही होगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है थ्रेशोल्ड फंक्शन। ये बेसिकली क्या कर रहा होता है कि इसकी ये वैल्यूज़ होती हैं, इसको ये भी 1 और 0 की फॉर्म में लेकर आता है, ठीक है। अगर x जो है ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 है तो क्या कंसीडर करेगा, उसको 1 कर देगा। अगर x लेस देन 0 है तो उसको 0 कर देगा, ठीक है। ये इस तरह से 0 एंड 1 की फॉर्म में इसको लेकर आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास रेलू होता है। रेलू क्या करता है, मैक्स उठा लेता है। अब x है और 0 है, अगर तो x की वैल्यू मैक्स है तो उठा लेगा x को, अगर तो 0 अगर x की वैल्यू माइनस में है तो वो क्या करेगा, 0 को उठा लेगा। तो ये बेसिकली आप कह लें कि प्रोबेबिलिटीज बताती हैं, ठीक है। जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं तो एंड पे आके मॉडल्स, तो आपको आइडिया है कि मैथमेटिक्स अंडरस्टैंड करता है ना, उसको नहीं अंडरस्टैंडिंग के बेसिकली पिक्चर्स में क्या है या इस तरह से वो पिक्सल्स की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हुए एंड पे पहुंचता है, उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करेगी, ठीक है। तो जो एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, उनको एक लाइन में लेकर आने के लिए, उनको एक कुछ प्रोबेबिलिटीज असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास हाइपरबोलिक टेंजेंट होता है, ठीक है। दिस इज द सिमिलर लाइक सिग्मॉइड फंक्शन। ये क्या करता है, ये -1 to 1 की रेंज में लेकर आता है। ये क्या करता है, ये 0 की रेंज में पॉजिटिव या फिर 0 की रेंज में लेकर आता है नंबर्स को। ये 0 एंड 1 की फॉर्म में लेकर आता है थ्रेशोल्ड फंक्शन भी, और सिग्मॉइड भी 0 एंड 1 की फॉर्म में लेकर आता है। तो इनकी जो रेंजेस होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर भी ये देखें, जो x है ना वो बेसिकली ये है, इसकी जो वैल्यू आएगी हम x की जगह पुट करते हैं और फिर हम इसमें से देखते हैं कि वो रेंज हमारे पास किसके अकॉर्डिंग आएगी, या तो -1 से 1 के दरमियान में आएगी, ठीक है। इससे ऊपर नहीं जा सकती अगर आपने हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन लगाया तो, ठीक है। उसकी बेसिस पे फिर मॉडल सेलेक्ट करता है कि इसके अंदर कौन सी ज़्यादा जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो उसको कंसीडर कर लेता। तो एक्टिवेशन फंक्शन ये देखें इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि हमने वेटेड सम जो थी ये हमारे पास इनपुट लेयर होती है, ठीक है। ये हमारे पास हिडन लेयर होती है और ये हमारे पास आउटपुट लेयर होती है। ये हमारे पास आप कह लें कि सिंपल न्यूरल नेटवर्क का एक सिस्टम है, न्यूरल नेटवर्क है। इसके अलावा हमारे पास आगे जाके आप देखेंगे कि हिडन लेयर्स भी मल्टीपल होती हैं, मल्टीपल आप लगा सकते हो ताकि प्रोसेसिंग बार बार हो और आप अच्छा आउटपुट निकाल सको। अगर एक ही हिडन लेयर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस तरह से प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जो एक्स है वेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है और बाइस ऐड हो रहा होता है, वो हम लगाते हैं सिग्मॉइड के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस इसमें हो जाता है, ठीक है। जो मैंने आपको आगे इमेज दिखाई थी उसमें यहाँ पर हमने एक लेयर लगाई हुई थी। वो बेसिकली क्या होता है कि वो उसी के अंदर मतलब एक एक्स निकाला है हमने, और x की जो वैल्यू आई है हमने उसको क्या करना है, हमने सिग्मॉइड के फंक्शन के अंदर जो हमने सिग्मॉइड के फार्मूलाज देखे हैं या फिर कोई और भी एक्टिवेशन फंक्शंस के फार्मूलाज देखे हैं, उसके अंदर उस x को पुट करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब वो जो वैल्यू आएगी आपके पास, यहाँ से जो वैल्यू आई थी ना आपके पास, वो इसकी आउटपुट हो गई है, ठीक है। वो इस लाइन लेयर की आउटपुट थी, लेकिन जब हमने उसको सिग्मॉइड से निकाला मतलब लाइक उसको कैलकुलेशन की, तो अगले के लिए वो क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी, इस y के लिए इनपुट बन जाएगी। इसी तरह से y के ऊपर भी हम एक सिग्मॉइड फंक्शन लगाएंगे। अब इसकी कैलकुलेशंस भी बिल्कुल इसी तरह से होंगी, ठीक है। हर स्टेप की कैलकुलेशन सेम ही है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से होगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा, एक आप कह लें कि यहाँ पर हमने रेलू लगाया, तो यहाँ पर हमने सिग्मॉइड लगाया। आखिरी जो लेयर होती है ना उसमें आप या तो अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो आप सिग्मॉइड लगाते हो, अगर तो आपके पास मल्टी क्लासिफिकेशन है तो आप क्या करते हो, आप 10H या दूसरा वाला भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं, अब हमारे पास यहाँ पर हमने कंसिडर किया कि हमारे पास ये 2 ही क्लासेस हैं, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सिग्मॉइड लगा दिया। सिग्मॉइड इसी तरह से प्रोसेस उसने किया और सिग्मॉइड, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं, तो उनकी बेसिस पे प्रोबेबिलिटीज की बेसिस पे क्या बताएगा, क्लासीफाई करेगा कि ये कैट है इमेज में, ये डॉग है, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क कर रहा होता है एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इसकी थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से ये कर रहा होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ न्यूरल नेटवर्क क्लासीफाई द इमेजेस ऑफ डॉग्स एंड कैट्स। तो अब हमारे पास देखें ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमने कुछ इमेजेस फीड की हैं, ठीक है। इनपुट इमेजेस दिए हैं डॉग्स और कैट्स की। अब आप देखेंगे कि मैं जो 2 क्लासेस की बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करी थी वो ये थी कि हमारे पास डॉग या कैट्स की इमेजेस, इसके अलावा आपको कहीं कोई और ऐसी क्लास नहीं नजर आएगी। अगर आपको कोई क्लास और नजर आती है, मतलब कोई और एनिमल नजर आता है, तो इट्स मीन ये मल्टी क्लासिफिकेशन है, ये 2 से ज़्यादा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम देख रहे हैं कि हमने ये जो इनपुट्स है ना
ये आप कह लें कि हमने यहाँ पर इनपुट्स दी हुई है इसको, ठीक है। ये बेसिकली ये जो डॉग्स या कैट्स की इमेजेस है ना, ये इसके पास डायरेक्टली यहाँ नहीं जा रही, बल्कि यहाँ पर इसके पास फीचर्स जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मैथ्स इन्वॉल्व होती है। हमें नहीं पता कि इस पिक्चर के अंदर क्या है, वो क्या करेगा, इस पिक्सल्स को अंडरस्टैंड करके पीछे पूरी स्टोरी चल रही होती है, फीचर एक्सट्रैक्ट करके लाता है, फिर यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, ये वाली न्यूरल नेटवर्क वाली, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में ये जो सारी इमेजेस उन्होंने दी है ना, इसका मतलब ये है कि इन्होंने इनके फीचर्स को यहाँ पर ऐड ऑन किया। तो अब ये क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने 2 हिडन लेयर्स लगाए। इट्स मीन कि ये सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क नहीं है, बल्कि आप कह लें कि मल्टी लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। तो यहाँ पर हमारे पास फीचर्स आए, हमने क्या किया, हमने इसको प्रोसेस किया, वेटेड के साथ वेट्स के साथ मल्टीप्लाई किया, ऐड किया 22 और सिग्मॉइड फंक्शन लगाया। तो ये एक हिडन लेयर थी, ठीक है। उसके बाद दोबारा से क्या हुआ, ये जब सिग्मॉइड वाली वैल्यूज आई वो नेक्स्ट हिडन लेयर के पास गई, ठीक है। इसने प्रोसेस की, एक न्यूरॉन से निकले, दूसरे न्यूरॉन्स के पास गए, इसी तरह से। तो ये देखें, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये भी सब कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। अब अगर आप देखें, ये x1 जो है वो इन सब न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है, x2 जो है वो इन सब न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है, xn तक सब न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता, ये आर्किटेक्चर पर डिपेंड कर रहा होता है। हमने यहाँ पर आर्किटेक्चर लिया जो फुली कनेक्टेड है। कभी ऐसा होता है कि वो फुली कनेक्टेड नहीं भी होता, x1 जो है वो फर्स्ट न्यूरॉन से, x2 और इस तरह से कुछ जो है वो फुली कनेक्टेड नहीं भी होते। अगर फुली कनेक्टेड है तो इट्स मीन कि वो प्रोसेसिंग अच्छे से करेगा। यहाँ पर जो इसकी वैल्यूज जाएंगी वो कुछ और होंगी, इसको सारे को प्रोसेस करेगा, तो इन सब में इनकी इनपुट जा रही होगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, हिडन लेयर, यहाँ पर हम पहुंचे। यहाँ पर फिर सेम हमने वही स्टेप किया, सिग्मॉइड पहले हमने कैलकुलेट की x की वैल्यूज, और फिर उसके बाद हमने उस x को सिग्मॉइड में पास कर दिया या फिर किसी भी एक्टिवेशन फंक्शन में पास कर दिया, ठीक है। लास्ट लेयर पे आपने या तो अगर बाइनरी है तो आप सिग्मॉइड लगा लो, आप या फिर आप क्या करो, 10H या फिर जो है वो सॉफ्ट मैक्स होता है वो लगा लो, ठीक है, अगर मल्टी क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर हमने देखो, ये जो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन से वैल्यूज आई ना, हमने यहाँ पास की, इसको कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यूज निकाली, और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो है वो इसमें से बताया कि बेसिकली ये डॉग है या कैट। आप देखिए हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन थी, तो हमने लास्ट में सिर्फ एक ही न्यूरॉन लगाया, ठीक है। तो आपने ये चीज़ भी अंडरस्टैंड करनी है कि जितने आपके पास फीचर्स हैं उतने न्यूरॉन्स आएंगे इनपुट में, जितने इनपुट्स जा रही हैं, और जितने आपके पास आउटपुट है, अगर आपके पास 2 आउटपुट्स हैं तो आपके पास लास्ट लेयर में क्या होता है, एक न्यूरॉन आएगा, ठीक है, या तो वो डॉग होगी या वो कैट होगी। अगर मल्टी क्लासिफिकेशन है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मल्टीपल न्यूरॉन्स भी लगा सकते हो, ताकि आप सबकी प्रोबेबिलिटीज चेक कर सको। तो यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर देखा कि उसने जो डॉग्स थे उनको क्लासीफाई कर दिया और जो कैट्स थे उनको क्लासीफाई कर दिया। बेसिकली ये क्लासीफाई इस तरह से नहीं हो रहा होता, ये क्या करता है, प्रोबेबिलिटीज दे देता है। डॉग की क्लास को प्रोबेबिलिटी देगा, कैट की क्लास को प्रोबेबिलिटी देगा। तो अगर उसने डॉग की क्लास को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दी है तो इट्स मीन कि ये डॉग से बिलोंग करी है इमेज। अगर ये कैट को दे रहा है तो इट्स मीन कि ये जो फीचर्स पीछे से आ रहे थे न्यूरल नेटवर्क से प्रोसेस होके, ये क्या है, वो कैट क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली होती है एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की आप कह लें कि वर्किंग। इसके बाद अगर हम इसको फॉरवर्ड प्रोपोगेशन और जो बैकवर्ड प्रोपोगेशन हम बात कर रहे थे तो वो अंडरस्टैंड करें, तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो यहाँ से देखें, जो हमने वेटेड सम लिया, उसके अंदर 22 ऐड किया, उसमें सिग्मॉइड लगाया और हम यहाँ तक पहुँचे मॉडल आउटपुट तक। ये हमारे पास क्या होता है, जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होती है, ठीक है। हमारे पास एक एक्चुअल आ रही होती है आउटपुट और एक हमारे पास होती है मॉडल की आउटपुट, जो कि हमने देखा था सुपरवाइज लर्निंग में। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लेबल्स ऑलरेडी पड़े होते हैं। तो हमने कहा कि मॉडल की आउटपुट जो हमने इसको ट्रेन किया है वो, और जो एक्चुअल आउटपुट्स थी जो हमने पहले से अपने पास रखी हुई थी। आपको आइडिया होता है कि ट्रेनिंग करते हुए हम जो एक्चुअल आउटपुट्स होती हैं उनको हाइड रखते हैं, उनको शेयर नहीं करते, ठीक है। तो टेस्टिंग के टाइम पे हम उसको हाइड रखते हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे हम दोनों देते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं इनका रिलेशनशिप आपस में। लेकिन जो है वो जब टेस्ट कर रहे होते हैं तब हम एक्चुअल आउटपुट्स को अपनी हाइड रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। इसी तरह से हमने मशीन लर्निंग में भी किया था कि कंपेयर किया था, उसका फिर रिजल्ट देखा था, एरर देखा था कि ये जो है कितना इसमें एरर आ रहा है, ठीक है। अगर वो एरर बहुत कम आ रहा है तो इट्स मीन कि ये अच्छी जो है हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है। अगर उसमें रिजल्ट में एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, फिर इसको हमें दोबारा से बैक प्रोपोगेट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या है, बैक प्रोपोगेशन है। यहाँ से हमने आउटपुट निकाला, ये आप कह लें कि हमारे पास जो
हमारा जो मॉडल की तरफ से आउटपुट आया और जो एक्चुअल आउटपुट था उसमें मॉडल को माइनस कर दिया एक्चुअल में से और उसका स्क्वायर लिया, तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन, जिसको हम कह रहे हैं कि हम एरर फाइंड करें। ये एरर फाइंड करने के लिए इसको आप एरर फंक्शन कह सकते हैं, कॉस्ट फंक्शन कह सकते हैं, लॉस्ट फंक्शन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली इसको कॉस्ट फंक्शन कहा जाता है। ये अगर हमारे पास कम है तो हमें क्या करना है, हमें इसको बैक प्रोपोगेट नहीं करना। अगर ये बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप क्या करते हो, आप इसको बैक प्रोपोगेट करते हो। तो ये स्टेप्स देखें, आपको यहाँ से आइडिया हो रहा कि ये यहाँ से दोबारा वापस इसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जब बैक प्रोपोगेट कर रहे होते हैं तो क्या ज़्यादा अपडेट होती है चीज़ें, वो ये W कि आप लेट सपोज मैंने इसको जब x1 को W1 दिया था ना, तो हो सकता है मैंने इस x1 को बहुत ज़्यादा वेट दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंस दे दी हो, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ना मैटर करती हो, ठीक है। ये हो सकता है जो डॉग है ना उसका बॉडी हो, ठीक है, उसकी शेप ना हो, लाइक आईज ना हो, तो क्या होगा, ये इसको इंपॉर्टेंस दे रहा था। जब हमने इसे प्रोसेस किया सारे को तो हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिले, तो हम बैक प्रोपोगेट करेंगे। इसको हम अब क्या करेंगे, कम वेट देंगे, हम इसका वेट इंक्रीज करके चेक करेंगे, इसको इंपॉर्टेंस, इस वाले फीचर को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देंगे कि क्या हो सकता है इससे हमारे रिजल्ट्स बेटर हो जाएं। तो इसने दोबारा से इसी तरह से प्रोपोगेट किया, तो अगर इससे भी इसका नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, अच्छा ये भी नहीं, इसको भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी। तो ऐसे मतलब न्यूरॉन्स को आप कह लें कि डिफरेंट डिफरेंट फिर हो, यहाँ सिर्फ यहाँ पर नहीं, फिर यहाँ पर भी जो वेट्स हैं, जो बाइसेस हैं, उन सबको अपडेट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली स्टोरी क्या चल रही होती है, जो हमने फीचर्स इसने निकाल के दिए हैं ना, उनके बेसिस के ऊपर वेट्स को, उन फीचर्स को किस किस फीचर को कितना वेट देना है, कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, वो सारा वर्क हो रहा होता है न्यूरल नेटवर्क में। तो इसको कह रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास हमने हेल्प कर कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस करने या एरर रेट जो होता है रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बैक प्रोपोगेशन इसको कह रहे होते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट वैल्यू इज बेसिकली क्या, ये मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है कि डिफरेंस बिटवीन द न्यूरल नेटवर्क प्रेडिक्टेड आउटपुट एंड द एक्चुअल आउटपुट। जो मॉडल के, जो हमारे पास डाटा सेट में एक्चुअल आउटपुट्स हैं और जो मॉडल ने हमारे प्रिडिक्ट किए हैं, इन दोनों के दरमियान में हम डिफरेंस देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं, जो कि यहाँ पर देखें, यहाँ राइट डाउन भी किया हुआ है हमने। तो इसको 1/2 के साथ डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं। आपको पता होगा कि जब हम एवरेज ले रहे होते हैं तो हम जितने हमारे पास नंबर ऑफ वो होते हैं उतने ही हम इसको से डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो until 2006 तक there was no proper method to accurately train deep neural networks due to basic problem with the training process, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने बताया कि 2012 में इसने पीक पकड़ी थी, लेकिन ये पहले से ही चलता आ रहा है। तो 2006 तक जो इसमें प्रॉब्लम थी वो यही थी ट्रेनिंग के टाइम पे, वो प्रॉब्लम थी वेनिशिंग ग्रेडियंट। वेनिशिंग ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, वेनिशिंग ग्रेडियंट होता है, आप सिंपली अगर ग्रेडियंट अंडरस्टैंड कर सको, is the rate at which cost change with respect to weights and biases, ठीक है। वेनिशिंग ग्रेडियंट का बेसिक मतलब ये होता है कि जो आपके वेट्स होते हैं ना, वो आपके क्या करे होते हैं, रैंडमली आपने इनिशियलाइज करवाए होते हैं, या फिर आप जीरो से इसको स्टार्ट करवाते हो। तो कभी ऐसा होता है कि आपके जो वेट्स हैं वो बहुत कम अपडेट हो रहे होते हैं, ठीक है। वो लेट सपोज पहले वेट आपका 0.1 था, ठीक है, फिर आपका क्या हुआ, वेट चेंज हुआ तो वो 0.1 ही रहा, ठीक है, या फिर आप कह लें कि 1.1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से बाइसेस भी आपके पास जो है वो स्लोली ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो जो ग्रेडियंट होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, ग्रेडियंट आप इस तरह से कह लें कि आपके पास एक स्लोप है, ठीक है, और आपने एक बॉल रोल कर दिया। अगर वो बॉल बहुत स्लोअर वे में आ रही होगी ना, तो वो बहुत टाइम लेगी, ठीक है, सही अपनी जगह पे पहुंचने के लिए। अगर वो बॉल बहुत फास्ट वे में आती है तो क्या होगा, तब भी वो इशू करेगी, मतलब वो जल्दी से अपनी उसमें पहुंच जाएगी, लेकिन उसमें जो इश्यूज आएंगे वो हो सकता है कि वो यहाँ से जाके फास्ट वे में आए, मतलब यहाँ से आए जल्दी में और यहाँ से आगे निकल जाए, ठीक है। तो ये भी एक मसला है। तो बेसिकली ग्रेडियंट क्या हो रहा होता है, ग्रेडियंट का सिंपल यही मतलब होता है कि जो हमारे पास वेट्स एंड बाइसेस हैं उनकी वैल्यूज ना बहुत ज़्यादा स्लो हो और ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ना बहुत ज़्यादा छोटी इंक्रीज हो रही हो, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही हो, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा छोटी हो रही है तो इट्स मीन कि वो कहीं पे जाकर स्टक हो जाएगा। लेट सपोज वो यहाँ आके स्टक हो सकता है, वो यहीं पे कहीं स्टक हो सकता है।
अगर तो वो फास्ट है तो वो क्या करेगा, यहाँ आएगा और एकदम से ऊपर की तरफ चला जाएगा, जो वो भी प्रॉब्लम है। तो वेनिशिंग ग्रेडियंट सिंपली यही प्रॉब्लम थी कि 2006 तक उनको समझ ही नहीं किसी को आ रहा था कि वेट्स को किस तरह से वैल्यूज देनी चाहिए या किस तरह से इनको वो करना चाहिए कि लाइक ये जो है वो ना ज़्यादा स्लो जाए और ना बहुत ज़्यादा फास्ट जा सके, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरह से अंडरस्टैंड करें तो ग्रेडियंट डिसेंट इज एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। हमने देखा था कि हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास जो है वो आप कहें कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया अपना मॉडल की ट्रेनिंग, यहाँ से वो वेट्स को अपडेट करता 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 ये जो लाइन आ रही है ना, ये बेसिकली वेट्स की अपडेशन की लाइन है, ये जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आता है ना, जब यहाँ पर ये बेस्ट आप कह लें कि जो है वो हमें रिजल्ट्स मिल गए हैं इसके, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी ट्रेनिंग भी स्टॉप कर सकते हैं कि हमें अपने बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ मिल चुके हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट इज बेसिकली एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। जब तक हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम नहीं था, बैक प्रोपगेशन नहीं थी, तो हम अपना जो वेनिशिंग ग्रेडियंट था उसको वही कह लें कि आपके पास आपको नहीं, हमारा मॉडल जो है वो सही वेट्स को चूज कर पाता था, या तो वो बहुत स्लो कर देता था कि वो कहीं पे जाके स्टॉप हो जाते थे, ठीक है, कहीं ऐसी जगह पे फंस जाते थे। अगर देखें जैसे यहाँ पर हमने इस बॉल को देखें, तो अगर हमारे पास यहाँ एक बॉल है, ठीक है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा, लेट्स सपोज ये तो बहुत अच्छे क्लियर है, हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, वो ये हमारे पास पाथ जा रहा है और यहाँ पर वो बॉल पड़ी हुई है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्लो 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 मूव करते करते तो हो सकता है कि वो यहाँ पर कहीं स्टक हो जाए, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने की वो ही ना रखती हो। अगर तो वो बहुत फास्ट है तो वो क्या करेगी, वो यहाँ से जाएगी और डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचेगी, हो सकता है वो इसको भी स्किप कर दे अंदर से, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये वेनिशिंग ग्रेडियंट बेसिकली ये होता है कि आपके जो वेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है, जीरोज ही ना हो जाए बिल्कुल, या फिर ऐसा हो कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाएं। तो इस वजह से जो है वो पहले डीप लर्निंग के मॉडल्स में इस तरह से नहीं था, लेकिन जब से ग्रेडियंट डिसेंट आया, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स आए हैं, तो क्या हमें मिनिमम जो फंक्शन है, लाइक कॉस्ट फंक्शन जो है वो फाइंड करने में इजीली हेल्प आउट होता है। हमारे पास जो बेस्ट होता है वो यहाँ पर, ये जो जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पर जो हमने फाइंड किया वो हमारे पास बेस्ट रिजल्ट्स हैं इसके, ठीक है। तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से हो रही है। ये लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास इमेजेस हैं, ये वेट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब उन्होंने सबको इनिशियलाइज करने के बजाय एक मैट्रिक्स बना दिया और फिर हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स में इसको पास मल्टीप्लाई किया जाता है, इन एक्स के साथ इन वेट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। ये वेट्स उतने ही होते हैं जितनी ये लाइन्स हैं, ये देखें, अगर यहाँ पर इसकी अपना वेट होगा, इस लाइन का अपना वेट होगा, इस लाइन का अपना वेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा होता है ये सब वेट्स, और इसके अंदर बाइसेस ऐड होंगे। बाइसेस ऐड होने के बाद यहाँ पर देखें इस तरह से प्रोसेस होते होते तो ये क्लासीफाई करेगा। इसमें फिर हमने वही कि एक्टिवेशन फंक्शंस किस तरह से अप्लाई हो रहे थे, फीचर एक्सट्रैक्शन किस तरह से हो रही थी, वो हम आगे जाके देखते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअल आउटपुट आ गया, ठीक है। ये बैक प्रोपोगेशन हो रही है। अगर हमारे कॉस्ट फंक्शन रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो हम क्या करते हैं, बैक प्रोपोगेट करते हैं। तो दैट्स इज द सिंपल न्यूरल नेटवर्क प्रेडिक्शंस किस तरह से वर्क करी होती हैं, ठीक है। ओके, हमने यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दिया, वो ये है कि बेसिकली जो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ना, तो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो लेट मी चेक। हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं। न्यूरल, ये जो अभी तक हमने देखा था ये सारा हमारे पास क्या था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क था। तो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क की काफ़ी टाइप्स होती है, लेकिन यहाँ पर जो आप कह लें कि दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं, वो है कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स और दूसरे हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। बेसिकली जो आप कह लें कि इमेजेस के साथ अच्छा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, वो CNNs होते हैं, ठीक है, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। और जो टेक्स्ट के साथ हमारे पास काम कर रहे होते हैं वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। तो जो चैट GPT जैसे जो हैं, जिसमें जो टेक्स्ट
जा रहा है, स्पीच जा रही है, उन सब में जो बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो कि आप कह लेंगे इससे भी आगे अच्छे हमारे पास आ चुके हैं, उन पे भी हम जो है वो फर्दर डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो बेसिक आप कहेंगे जो स्टार्टिंग वे में थे वो हमारे पास ये दो नेटवर्क्स थे, ठीक है। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या कर रहा होता है, अगर आप इस डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकें, हमने इमेजेस दिए, मैंने आपको बताया था ना कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या कर रहे होते हैं, डीप लर्निंग क्या कर रही होती है, फीचर एक्सट्रैक्ट कर रही होती है। तो वो फीचर किस तरह से एक्सट्रैक्ट करती है, वो ये इसका प्रोसेस होता है। तो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पर क्या है, हमने एक इमेज दी है इसको, ठीक है, उसने इस इमेज से क्या किया है, उसने कुछ फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। ये देखें, ये एक इमेज थी, उसने ये सारे फीचर्स, अभी उन्होंने सिर्फ इस वाले को हाईलाइट किया कि ये बेसिकली एक फीचर यहाँ पर इसने एक्सट्रैक्ट किया। अब ये सारे फीचर्स इसने एक्सट्रैक्ट किए हैं, ये क्या है, ये कन्वोल्यूशन लेयर है। उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर लगती है एक रेलू, ठीक है। जैसे अभी हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का देखा था, उसमें क्या हो रहा था, हमारे पास वो ये आर्किटेक्चर था सिर्फ। लेकिन जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क होता है वो इमेजेस पे काम कर रहा है ना। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो सिंपली हमारे पास आप कह लें कि हमने उसमें आप पहले से फीचर्स निकाले हैं और उसको दिए हैं। जैसे हमने लास्ट डाटा सेट देखा था अपना जो है वो फ्लावर्स वाला डाटा सेट था, उसमें हमारे पास पहले से ऑलरेडी फीचर्स थे, ठीक है। हमने सिंपली क्या किया, उन फीचर्स को यहाँ पर पास किया, वो प्रोसेस करके यहाँ पर उसने जो है वो करके दिया। लेकिन अब हम इमेजेस पे काम करें, हम चाहते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो खुद से फीचर्स भी एक्सट्रैक्ट करे इस चीज़ के। वो क्या करेगा, वो अगर हमने उसको इमेजेस दिए हैं तो वो क्या कर रहा है, इसमें से फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इस पर रेलू अप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये इसने रेलू अप्लाई किया, मतलब इसमें से जो फीचर्स इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको एक वैल्यू पे लेकर आया, उनको एक रेंज में लेकर आया। उन रेंज के अंदर से मैक्स पूल उठाएगा कि जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं। अब मैक्सिमम वैल्यूज़ उन्हीं की आएंगी जो कि फीचर्स इंपॉर्टेंस रखते होंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, मैक्स पूलिंग लेयर अप्लाई की, यहाँ पर कन्वोल्यूशन लेयर ली गई, उन वैल्यूज़ को क्या किया, उन वैल्यूज़ को आप कह लें कि उसने एक रेंज में लेकर आया और उसके अंदर से मैक्स पूल लगाया। मैक्स पूल लगाने के बाद क्या होगा, फुली कनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आएगा उसमें। अब यहाँ से जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके आए ना, वो यहाँ पर बेसिकली ये जो फर्स्ट इनपुट है वो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर ना दो वेज होते हैं, एक हो रहा है देखिए फीचर एक्सट्रैक्शन इन मल्टीपल हिडन लेयर्स के साथ, और दूसरा हो रहा है क्लासिफिकेशन इन आउटपुट लेयर। जो अभी तक हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का पढ़ रहे थे वो सिंपली क्लासिफिकेशन का था कि आपने उसको फीचर्स दिए हुए हैं, उसमें से वो क्या करेगा, वेटेड सम निकालेगा और उसको क्लासीफाई करेगा, ठीक है। अब जो हम दे रहे हैं ये फीचर एक्सट्रैक्शन हो रही है और साथ में उसको फिर वो क्या कर रहा है, उन फीचर्स की बेसिस पे इसको क्लासीफाई कर रहा है कि ये क्या जो है वो क्लास से बिलोंग करती है इमेज। तो यहाँ पर देखिए हमें पहले से इसको फीचर्स देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक इमेज दिया उसमें से उसने आइडेंटिफाई किया। इसी तरह से जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है हमारे पास, वो बेसिकली क्या होता है, उसमें हम जो हमारे पास इनपुट लेयर होती है ना, आप कह लें कि ये हमारे पास जो है वो एक इनपुट लेयर है। इसके अंदर हमने क्या किया, इसका जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और जो हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ना, उनका आर्किटेक्चर आपको सिमिलर नज़र आएगा। लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है उसमें डिफरेंस ये है कि आप ये जो आपकी आउटपुट आती है ना, ये जो आउटपुट आ रही होती है, जब आपने नेक्स्ट के लिए इनपुट बनाना होता है तो ये इनपुट जाती है इसके लिए, ठीक है, और ये अपने अंदर भी इसको ऐड करती है। मतलब ये देखें, ये यहाँ से इनपुट जाएगी और ये क्या करेगा, ये इसको अपने साथ भी इसको ऐड करेगा, ताकि वो चेक करे कि जो हमारे पास पीछे से इनपुट आ रही है और जो मेरे पास इनपुट है, मेरी जो वैल्यू है, वो उन दोनों को कंपेयर करेगा। और इसमें हमारे पास क्या जा रहा होता है, इसमें हमारे पास डाटा इनपुट एज अ सेंटेंसेस जा रहे होते हैं, ठीक है। अब हम ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्यों यूज़ करते हैं, मतलब लाइक आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क, उसमें हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते क्या, हम उसमें क्लासिफिकेशन टेक्स्ट की कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो आपकी आउटपुट आई है, ये जब नेक्स्ट में इनपुट पास होती है तो वो क्या करता है, इसको एज अ इनपुट भी लेता है और अपने आप को भी एज अ इनपुट लेता है। वो क्यों लेता है, क्योंकि वो आप चेक करना चाहता है कि जो टेक्स्ट हमारे पास आया, या जो हमारे पास वैल्यू आई है, वो कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। वो जो है इम्पोर्टेंस कितनी रखती है और उसकी प्रेडिक्शंस के ऊपर। अगर आप देखें, जैसे हमने स्पैम क्लासिफिकेशन या फिर डिफरेंट आप सर्च कर रहे होते हैं अपने फ़ोन्स में, अगर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि आप जब टेक्स्ट कर रहे होते हैं तो आपको कुछ प्रेडिक्शंस आना शुरू हो जाती हैं कि आप इसके बाद ये तो नहीं चाह रहे, जैसे लेट्स सपोज मैंने कुछ लिखा, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ डॉग, दिस इज़, इस तरह से करके ना, तो जब मैंने दिस इज़ लिखा ना, तो वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये हमेशा से इस तरह से स्टाइलिंग में लिखती आ रही है,
तो हो सकता है कि ये लिखनी चाह रही हो कि दिस इज आ कैट, तो आ कैट की ऑप्शन मुझे खुद से दे देता है। तो ये बेसिकली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आप कह लें कि टेक्स्ट प्रेडिक्शन हो रही होती है, ये सारे हो रहे होते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के साथ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंस देता है, ये प्रिडिक्ट करवाता है कि नेक्स्ट जो वैल्यू है, जो नेक्स्ट आपके पास आप जिसके लिए प्रोसेस कर रहे हो, वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का, आप कह लें कि न्यूरल नेटवर्क का प्रॉपर कि किस तरह से वर्क करते हैं, कैसे कंपैरिजन होता है इसका और इसकी टाइप्स। इसके अलावा हमारे पास आज बहुत से और भी आप कह लें कि एडिशंस हो चुकी हैं आर्टिफिशियल इसमें डीप लर्निंग में, जैसे LSTMs आ चुके हैं। उनमें क्या इश्यूज थे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में कि हमें LSTM लेकर आने पड़े। LSTM बेसिकली क्या होता है, LSTM भी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या टेक्स्ट प्रेडिक्शंस के लिए यूज हो रहा था। आप अगर यहाँ पर छोटी सी एक चीज़ रिमेंबर रखें हमेशा कि जब भी आपने किसी आपसे अगर कोई चीज़ पूछे कि अगर आपको इमेज रिकॉग्निशन के लिए काम करना है, तो आप जो है वो CNN ही क्यों यूज़ करते हैं, लाइक RNN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्यों यूज़ नहीं करते। तो वहाँ पर बेसिक जो आंसर वो ये बनता है कि न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इमेजेस की अब इतनी ज़्यादा, अगर एक इमेज आप लेट्स सपोज ये डॉग की इमेज दे रहे हैं तो इसमें जितने भी फीचर्स हैं आपको यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। वो आप जब मेंशन करेंगे तो वो क्या करेगा, कंप्यूटेशनल पावर को इंक्रीज ही करेगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वो खुद से एक्सट्रैक्ट करते हुए आती है चीज़, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके वो पूल करके उन फीचर्स को लेकर आता है। और देखें इसमें बैक प्रोपोगेशन भी होती है। अगर लेट्स सपोज जो उसने फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए हैं वो उसको नई अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो अच्छे नहीं हुए एक्सट्रैक्ट, जिसकी वजह से वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, क्लासीफाई नहीं कर पा रहा, तो वो उसको बैक प्रोपोगेट सिंपली कर देगा, वो दोबारा से अपने फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर दोबारा से आएगा। तो एज कंपेरेटिवली आप न्यूरल नेटवर्क के अंदर बार बार उसको इतनी बड़ी रो दो, ठीक है, फीचर्स की, तो आप क्या करते हो, आप CNN यूज़ कर लेते हो, ठीक है। CNN खुद से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा और उसमें से क्लासीफाई करके आपको देगा। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हम क्यों यूज़ करते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर आपने एक टेक्स्ट दिया है, ठीक है, अगर लेट्स सपोज यहाँ पर मैं इमेजेस की जगह टेक्स्ट देती हूँ न्यूरल नेटवर्क के अंदर, तो मैंने लिखा दिस इज़ आ कैट, तो अब दिस के लिए एक न्यूरॉन होगा, इस के लिए एक न्यूरॉन होगा, आ के लिए एक न्यूरॉन होगा, और आप कह लें कि जो दिस कैट के लिए एक न्यूरॉन होगा। तो हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ना, वो फिक्स्ड आर्किटेक्चर होता है। हम यहाँ पर वो इनपुट्स देते हैं जो हमारे पास फिक्स्ड होती हैं। जैसे लेट्स सपोज हमने अगर डाटा सेट अपना टेक्स्ट जो हमारे पास एक्सेल की फॉर्म में आ रहा था, लास्ट टाइम हमने जो फ्लावर्स वाला डाटा देखा था, उसमें आप देख रहे होंगे कि 4 ही फीचर्स थे, ठीक है। उसकी विड्थ, हाइट, स्पेक्ट्रल विड्थ थी और जो है वो उसकी हाइट और विड्थ थी, 4 हमारे पास फीचर्स थे और उसके बेसिस पे एक लेबल था। तो वो फिक्स्ड आर्किटेक्चर था, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, न्यूरल नेटवर्क हमेशा हमारे पास फिक्स्ड आर्किटेक्चर के ऊपर चल रहा है। हमारे पास 4, अगर हमारे पास हमेशा से 4 ही आने हैं ना फीचर्स, तो हम न्यूरल नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कोई सेंटेंसेस होते हैं, वो होते हैं दिस इज़ अ कैट, या फिर है कि आई विल गो टू अनदर शॉप, ठीक है। अब आई विल गो टू अनदर शॉप और दिस इज़ अ कैट, दोनों में अगर आप दोनों को राइट डाउन करें तो दिस इज़ कैट के लिए आई थिंक दिस इज़ अ कैट, इसके लिए 4 आपको न्यूरॉन स्टार्टिंग में इनपुट के लिए चाहिए होंगे, ठीक है। वो हर उसको टेक्स्ट को अपने पास स्टोर कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू गो एन अदर शॉप, तो आपके पास 7 इनपुट्स जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर एक वर्ड की एक डिफरेंट फीचर होगा, ठीक है, उसको एक अलग फीचर कंसिडर करेगा। तो अब हम आपके पास पहले 4 थे, अब आपके पास 7 है। क्या आप बार बार न्यूरल नेटवर्क को करोगे, अपडेट करोगे, मतलब आप बार बार उसकी जाके फीचर्स की लिस्ट को चेंज करोगे कि नहीं, यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट फीचर्स है ना, मैंने आपको बताया कि आप सेलेक्ट करते हो ना कि आपने कितने इसको रखना है, ठीक है। तो जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है वो ऑटोमेटिकली खुद से जो सेंटेंस होता है उसकी बेसिस पे उतने न्यूरॉन्स को लेता है। लेकिन अगर न्यूरल नेटवर्क की आप बात करते हो तो ये फिक्स्ड आर्किटेक्चर होता है। अगर आपने इसको 4 न्यूरॉन्स बताए और आप इसको 7 या 8 मतलब 8 वर्ड्स का सेंटेंस आपके पास आ गया, तो वो उसमें एरर देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो लिमिटेशन है इसमें एक, जिसकी वजह से आप कह लें कि हर चीज़ में लिमिटेशन है ना। जैसे हमने देखा मशीन लर्निंग में क्या लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से डीप लर्निंग आया, इसी तरह से न्यूरल नेटवर्क्स आए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, नो डाउट, लेकिन वो इमेजेस पे या फिर टेक्स्ट के लिए उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं करते, जो कि मैंने आपको इसकी लिमिटेशंस बताई भी हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क अपना आर्किटेक्चर फ्लेक्सिबल रखता है। अगर आपके पास छोटा सेंटेंस है, आपके पास बड़ा सेंटेंस है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने न्यूरॉन्स को सेट कर लेता है। लेकिन न्यूरल नेटवर्क एक फिक्स्ड आर्किटेक्चर होता है,
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में अगर आपने 4 इनपुट्स फीचर्स बताए हैं तो वो 4 लेगा और बाकी जो हैं वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो आपके पास एरर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम न्यूरल नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपरली जो है वो मॉडल ट्रेनिंग चेक करेंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरह से हम इमेजेस के अंदर से ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हैं और क्या इसकी वर्किंग होती है।